हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। सो हमारे मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के मैं इसमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है, जिससे हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएँ। सो इसमें फ़र्स्ट चैप्टर हमारा है, जिसमें हम ये पूरा फर्स्ट चैप्टर इसमें मैं कवर करूँगी। सो यहाँ पर हमारी पहली चीज़ आती है कि हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती है विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल फॉर्मेशन, कि भैया पैसा होगा तो ही हम रैपिड ग्रोथ कर सकते हैं। एंड द कैपिटल फॉर्मेशन इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल सिस्टम, कि भैया फाइनेंशियल सिस्टम से ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो कैपिटल फॉर्मेशन में भी हमारे जो ना स्टेजेस होते हैं कि हम कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर पैसा आपको चाहिए ना, कहीं बाहर से नहीं आने वाला, वो आपकी हम बोल सकते हैं इकोनॉमी से ही आने वाला है। सो इकोनॉमी में क्या होगा, किसी के पास पहले सेविंग्स होंगी, ठीक है। सेविंग्स होंगी तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको फाइनेंस के लिए यहाँ पे डिमांड होगी कि उसको लगेगा कि हाँ भैया इसका स्कोप है कि मैं अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या फर्दर उसमें कुछ ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। सो फाइनेंसिंग होगी, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, सेविंग्स क्या होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि एक हम बोल सकते हैं कंज्यूमर जो है अपने फाइनेंस को जो है सेट असाइड कर देता है अगर उसको एक्सेस मिलता है तो, ठीक है, वो सेविंग्स होती हैं, ठीक है। उसमें हम कैसे कह सकते हैं, करंट इनकम जब ज़्यादा होती है करंट स्पेंडिंग से तो दैट लेट द सेविंग्स। फाइनेंस हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि जब हमें लगता है कि भाई बाहर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपने फंड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी को कुछ रिटर्न मिल सकता है, मतलब स्कोप एक तरीके से हमें फाइनेंस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब स्कोप आ जाता है तो उसमें हम जब इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, कमिटमेंट ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन के लिए अपने रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज में इन द सेंस यहाँ पे जो हम यहाँ पे सेविंग्स की बात कर रहे हैं, जब उसको लगा देते हैं दैट वुड बी कंसिडर एज इन्वेस्टमेंट। सो यही एक प्रोसेस होता है, सेविंग टू इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है विच इज़ नोन एज ट्रांसफ़र प्रोसेस। ट्रांसफ़र प्रोसेस हमारे लिए ज़रूरी है। This is mobilization of the savings to the fruitful forms of investments are all connected to the capital formation and known as a transfer process, ठीक है। अब ट्रांसफ़र प्रोसेस जो होता है उसमें भी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स एंड मतलब इकोनॉमी में डिफरेंट तरीके से ट्रांसफ़र प्रोसेस देखा जाता है। पहली चीज़ है सेविंग सरप्लस यूनिट। इसमें क्या होता है, सेविंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। मतलब लोगों ने अपने पैसे जो है अपने पास रख रखे हैं ज़्यादा, ठीक है, मतलब उसको कैसे लीकेज की सिचुएशन ज़्यादा है रेदर देन हम बोल सकते हैं इंडक्शन की, ठीक है। सो इसमें मतलब लोगों ने अपने पैसे अपने पास ज़्यादा रख रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रखी है। फिर उसके बाद है सेविंग डेफिसिट यूनिट। इसमें होता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखी है, सेविंग्स कम है, मतलब अभी जो मार्केट है ग्रो करेगी तब क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखी है, सेविंग्स कम कर रखी है, ठीक है। न्यूट्रल यूनिट, मतलब जितनी सेविंग्स हैं उतनी ही प्रोपोर्शन में आपके पास इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी न्यूट्रल यूनिट होती है। सो हमेशा ग्रोथ जो सिचुएशन होती है इकोनॉमी में वो हमेशा सेकेंड वाले फेज में होती है जब इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन दी सेविंग। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तो आप तरीके से अपने प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हो, उसके स्कोप को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। सो पहली चीज़ है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज वो होते हैं जो कि लेंडर्स और बोरोवर्स जो हैं उनके प्रेफरेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं तो छोटे मोटे ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, वो हम इसमें कह सकते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये सबसे छोटे लेवल पे होते हैं, ये तो लोकल लेवल पे ही लेंडर्स ढूंढ लेते हैं, लोकल लेवल पे ही बोरोवर्स ढूंढ लेते हैं स्टॉक मार्केट्स के, तो हम बोल सकते हैं सिक्योरिटीज़ के। तो उससे क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ना दैट इज़ फ्लेक्सिबल इनफ, तो उस फ्लेक्सिबल की वजह से ना ट्रांसमिटेशन इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स उनके बीच में लिंकेज करती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो था, यहाँ पर कुछ भी इंस्टीट्यूशनल वर्क नहीं था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक हो रहा है, सो वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये सबसे छोटी मतलब बेसिक यूनिट है हमारी पूरी फाइनेंशियल यूनिट की, फाइनेंशियल सिस्टम की, ठीक है। एंड फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके बाद बड़ी यूनिट आती है, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिन एसेट्स के बेसिस पे इंसान अपने इन्वेस्टमेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है। जैसे कि हमारे सबकी इन्वेस्टमेंट नीड्स क्या होती हैं कि वी आर रिक्वायरिंग टू यूटिलाइज आर all resources
ऑप्टिममली, ठीक है। ऑप्टिममली यहाँ पे क्या बात चीज़ होगी भाई, ऑप्टिमाइज आप तरीके से करना चाहते हो कि भाई जितना आपके पास रिसोर्सेज पड़ा हुआ है ना, उससे भी आप रिटर्न जनरेट कर सको। सो अगर आप उसको रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो आप उसको इन्वेस्टमेंट नीड्स आपकी आती है कि आपको चाहिए, तो उसको हम सेटिस्फाई किससे कर सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के कितने टाइप्स होते हैं, हम अभी तक पढ़ते हैं 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मनी मार्केट एंड सेकेंड इज़ कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होती है दैट इज़ शॉर्ट टर्म, फाइनेंशियल एसेट इज शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और कैपिटल मार्केट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म में भी हमारे पास फर्दर 2 हम बोल सकते हैं बाइफिकेशंस आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो होती है जब एकदम फ्रेश इश्यूज़ किए जाते हैं कॉर्पोरेट के टू रेज और या टू एक्सेस द एडिशनल फंड्स, मतलब एक एडिशनल कैपिटल जनरेट करने के लिए जब कंपनी अपने फ्रेश इश्यूज़ जो हैं वो करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। और सेकेंडरी जो होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होते हैं वो शेयर्स, ठीक है, बट उसका क्या क्या पर्पस होता है कि भैया ग्रोथ ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी उसके प्राइसेस हैं उसकी तो भैया ग्रोथ करवाता रहे, ठीक है, क्योंकि इसको चाहिए ना भाई कि उसके प्राइसेस की भी ग्रोथ हो, तो वो उसके लिए हेल्प होती है। लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ना लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी होती है कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने शेयर्स को बेच दो, ठीक, कोई और ले लेगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन दी सेविंग्स एंड इंस्ट्रूमेंट और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो रिलेशन होता है ना वो हमारा बरकरार रहता है कि जितनी हमें सेविंग्स हमें चाहिए थी उतने, अगर हमें लगता है कि सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट में लीड कर सकते हैं तो हम वो इस बेसिस पे कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी मार्केट तक का हो गया। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सिक्योरिटीज़। प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें हम जो कि इशूड बाय द नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती है। जो नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज़ हो गई, मतलब जो कंपनी खुद अपने मतलब खुद से एक तरह से प्रोवाइड करा रही है, तो वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ होती है जो फाइनेंशियल जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एक तरीके से जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कि किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये हमें कन्वीनियंस देते हैं। कन्वीनियंस मतलब क्या कि डाइवर्सिबिलिटी देते हैं, मतलब वो एक ऐसा नहीं करते कि एक ही स्टॉक में पैसा लगा दिया और अगर आप डूब गए तो डूब गए, नहीं, वो आपको डाइवर्सिफिकेशंस देते हैं कि ये छोटा छोटा अमाउंट आप सब जितना आप लगा सकते हैं उस बेसिस पे आपको कन्वीनियंस देते हैं और उसको फर्दर डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि आपका लॉस कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी। अगर उनको कुछ भी मैच्योरिटीज़ देखनी है तो वो फ्लेक्सिबल दिखाते हैं कि अगर उनको लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म करवा देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपने लिक्विडिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है तो वो शॉर्ट टर्म भी हो जाती है। सो वो चीज़ यहाँ पे कन्वीनियंस मिल जाती है अगर आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से लेते हो तो। लोअर रिस्क हो जाता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन पे काम करते हैं तो आपका रिस्क भी जो होता है वो कम होता है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिल जाती है आपको खुद से देखना नहीं पड़ता है कि इंडिविजुअल अगर खुद देखेगा तो शायद हो सकता है उसके पास स्किल्स और नॉलेज ना हो तो वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर ले, बट अगर एक्सपर्ट मैनेजमेंट यहाँ पे मिल जाती है थ्रू द सिलेक्शन ऑफ द सुपरविजन एंड द सिक्योरिटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल्स मिल जाता है, क्यों? क्योंकि इतनी बारी लेंडिंग और बोरोवर हो जाता है कि जिससे इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो होता है वो अचीव हो जाता है। सो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजिंग द न्यू चैलेंजेस। अब मैनेजिंग ऑफ द न्यू चैलेंजेस कैसे हो सकता है? जो भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं? बाय द इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज। अब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर लो, उससे आपकी जो भी चैलेंजेस हैं उसको आप मिटिगेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर चैलेंजेस फॉर द इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स के लिए फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक्सेसिबिलिटीज़, भैया अब इतने सारे कस्टमर्स होंगे कि अब डिमांड बढ़ रही है इतनी, अब हर कोई शेयर्स मार्केट और इन सब में इंटरेस्ट लेता है, ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटीज़ के लिए उनको ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से अपना फंक्शन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रिस्क मैनेजमेंट उनकी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भैया बैंकरप्सी या लॉस का सिनेरियो बन जाए। ग्लोबल बैंकिंग आजकल हो चुकी है इतनी, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो ग्लोबल बैंकिंग हो चुकी है। कस्टमर रिटेंशन हो गया, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए हो गया है क्योंकि इतना बैंकिंग में सेक्टर में आजकल कंपटीशन है। पहले के टाइम पे इतने बैंक्स नहीं होते थे, बट अब आजकल बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत कंपटीशन हो चुका है। सो कस्टमर रिटेंशन इज़ अ चैलेंजिंग थिंग, ठीक है। राइजिंग ऑफ द इन्फ्लेशन
अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है बोरर्स के, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहा है। तो इन सबको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि फोर्सिंग टू रीथिंक फॉर देयर पॉलिसीज़ एंड द स्ट्रैटेजीज़। अगर हम पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फिर से फोर्स करें और उसके ऊपर सोचें तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है इंक्रीजिंग ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है कि जिससे आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सको। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है इन्वेस्टर्स के लिए वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिवनेस आप कैसे कर सकते हो, इतने आप बंदे हायर नहीं कर सकते, इतनी सब चीज़ें आप ढंग से नहीं कर सकते। अगर करोगे भी तो भी आपको ह्यूमन एरर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन कर दो टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आ जाएगी। इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि हम किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट जो हमारा है उसको सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसमें आएगा कैटेगराइजेशन, रिस्क एंड द प्रायोरिटाइज। आप हर किसी रिस्क को ध्यान देना शुरू नहीं कर सकते। अगर आप सब हर किसी रिस्क को चीज़ देखने लग जाओगे तो आप जो मेन रिस्क है, जो मेन चैलेंज है आपके लिए, आप उसको इग्नोर कर सकते हो या उस पर आप कम एफर्ट लगा सकते हो। सो आपको ये सब प्रायोरिटाइजेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क ज़रूरी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग। आप हर चीज़ अपने आप निर्णय डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप खुद सब कुछ डिसीजन लोगे तो हो सकता है आप बहुत से फैक्टर्स जो हैं या बहुत से जो रीजन्स या वेज हैं उसको इग्नोर कर दो, तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग से अच्छे हो सकता है। डिफाइन द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वान्टिफाई द रिस्क एक्सपोजर। आप रिस्क एक्सपोजर को भी क्वान्टिफाई कर सकते हो। इम्प्लीमेंट द IT सिस्टम्स टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। ये तो है कि IT सिस्टम्स को आप कर दोगे तो आपके जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट या इम्प्रूव हो पाएगा, ठीक है। रेगुलेटर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या रेगुलेटर्स हैं ये आ सकता है पेपर में, तो उसके लिए आप देख लीजिए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज के लिए इंडिया में सेबी है, जो कि एक तरीके से सेफगार्ड है इन्वेस्टर्स का, डेवलपमेंट करता है मार्केट का, और जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। और US में SEC है जो कि सेम काम करता है, बट ये हाई लेवल ऑफ पेनल्टी जो है चार्ज करता है टू रेगुलेट दिस, ठीक है। इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेबी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ मोर इफेक्टिव देन द सेबी। उसके बाद आता है करेंसी रेगुलेटर। करेंसी रेगुलेटर के लिए हमारे पास कौन है, RBI है एंड US में फेड है, ठीक है। सो RBI क्या करता है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल के लिए वो पॉलिसीज़ बनाता है कि भाई इंडिया में इन्फ्लेशन कम होगी, कि इतनी गरीबी है, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गया तो डेट वुडंट वर्क फॉर द इंडिया, ठीक है। बट US में क्या है, उनको इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है, उनको एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट ज़्यादा मैटर करती है। सो वो क्या करते हैं, जो भी बोरोइंग्स होते हैं उसके इंटरेस्ट को कम करते हैं, और ये इंटरेस्ट जो बोरोइंग्स की इंटरेस्ट होते हैं उसको ज़्यादा करते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, और ये क्या करते हैं, लोअर द इंटरेस्ट फॉर द बोरोइंग सो डैट द ग्रोथ और द एक्सपेंशन इन द मार्केट कैन हैपन, ठीक है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट आता है RDAI में, जो है वो इंडिया में है, और OSFI जो है वो US में है। और दोनों का ही पर्पज़ क्या है कि पॉलिसी होल्डर्स की जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान रखा जाए और इंश्योरेंस मार्केट के एक्सपेंशन पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद है पेंशन फंड रेगुलेटर्स। PFRDA इंडिया में है एंड ERISA US में है, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था नहीं, तो मेरे को लगता है अगर आप पूछा भी जाता है, अगर वो पूछेंगे भी कि डोमेस्टिक और आउटसाइड ऑफ इंडिया बताओ, तो वो इन दोनों के लिए पूछ सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन नाउ आई बिलीव, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडर इन फाइनेंशियल मार्केट। सर्विस प्रोवाइडर क्या मतलब फाइनेंशियल मार्केट में कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सो एक तो पहली बात हम मर्चेंट बैंकर जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जो कि इशू के मैनेजमेंट में या तो एंगेज होते हैं या कॉर्पोरेट कंसल्टिंग में फॉर द इशू मैनेजमेंट में एंगेज होते हैं। मतलब या तो वो खुद ही सेलिंग और बाइंग कर रहे हो इशूज़ जो भी है स्टॉक्स का, ठीक है, या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कंसल्टेंसी पे ध्यान दे रहे हैं कि कब करना चाहिए सब चीज़ों में, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या होती है, सबमिटिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट्स टू द सेबी। ये सेबी को जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको दे देते हैं कि सेबी चेक कर सके। परफॉर्मिंग द ड्यू डिलीजेंस, जो भी ड्यू डिलीजेंस होते हैं बिफोर पब्लिशिंग ऑफ IPO, वो सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस टू इन्वेस्टर्स फॉर द ट्रांसपेरेंसी, और जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बन जाता है वो इन्वेस्टर्स को दिखाया जाता है
ठीक है। और ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स क्या होते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, ये स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, कि जो भी क्लाइंट्स चाहते हैं वो अगर उनके पास नॉलेज नहीं होती, सो व्हाट दे डू, ये बस अपने ब्रोकर्स हायर कर लेते हैं और ब्रोकर्स ही उनके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट्स द ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, ये वो बंदे होते हैं जो एक तरीके से ना प्रॉमिस करते हैं कंपनी को कि आईपीओ ये परचेज़ कर लेंगे, और ये एक तरीके से आईपीओ जो है जो भी शेयर्स होते हैं ये परचेज़ कर लेते हैं बिफोर द लिस्टिंग। ठीक है, इससे क्या होता है कि कंपनी का जो रिस्क होता है वो बच जाता है। तो कंपनी के अगर एक तरीके से शेयर्स बिके भी नहीं तो कम से, या हम बोलेंगे कहते सब्सक्रिप्शन मिला भी नहीं तो कम से कम अंडरराइटर से तो उनको फंड मिल जाता है। ठीक है, सो दे प्रॉमिसेस टू कंपनी फॉर आईपीओ टू परचेज देम बिफोर लिस्टिंग टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, भैया ऐसे बेवकूफ़ छोड़ना है कि ये उसका कंपनी का रिस्क उठा लेंगे, बट ये क्या करते हैं उसके बदले में ना कुछ चार्जेस भी फीस कहते हैं फ़ीस भी ले लेते हैं कुछ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इनको प्रॉफिट कब मिलता है, जब पेड अमाउंट जो इन्होंने आईपीओ के लिए किया होता है वो, और जो अल्टीमेट प्राइस जो अवेलेबल किया जाता है पब्लिक के लिए, उनके बीच में अगर डिफरेंस जाता है और वो पॉजिटिव डिफरेंस आता है, सो तब ये प्रॉफिट कमा लेते हैं कि भैया देखो जो लिस्ट हुआ प्राइस वो ज़्यादा हुआ और जिन्होंने जो पेमेंट किए थे कंपनी को फॉर द आईपीओ वो कम था, तो तब इनको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, टू मेंटेन द इन्वेस्टर्स अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर के अकाउंट को मेंटेन करते हैं वो डिपॉजिटर्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स की यहाँ पे डिपॉजिटर्स हैं, NSDL एंड CSDL। ठीक है, और ये सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। कस्टोडियंस क्या होते हैं, जो कि सेफ कीपिंग करते हैं हमारे फिजिकल ट्रांसफ़र्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स की। ठीक है, और कलेक्टिंग डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट वॉरेंट्स एंड सबका ध्यान रखते हैं, वो कस्टोडियंस होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट।